नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम बात करने वाले हैं इसके भाग 4 के विषय में। भाग 1 में हमने क्या सीखा था कि कार्बन क्या होता है और कार्बन में आबंध कैसे बनते हैं। भाग 2 में बात करी थी कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति और हाइड्रोकार्बन्स के विषय में। भाग 3 में हमने समझा था फंक्शनल ग्रुप को कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मतलब आपके प्रकार्यात्मक समूहों के विषय में हमने चर्चा करी थी। और आज हम पढ़ रहे हैं भाग 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं कार्बन जो है उसके रासायनिक गुणों के विषय में। यानी ये जो कार्बनिक यौगिक है या जो कार्बन है वो रासायनिक गुण कौन कौन से प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके महत्वपूर्ण यौगिकों के विषय में, साबुन और अपमार्जक के विषय में। फिर बात करेंगे पाठ्य प्रश्न और अभ्यास प्रश्न के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को किसके साथ, हमारे आज के विषय के साथ, यानी कि कार्बन के जो रासायनिक गुण हैं उसके साथ। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो कार्बन है ये क्या करता है, रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। अब कार्बन से जो बने हैं उसके यौगिक, यानी कि आपके कार्बनिक यौगिक जो हैं वो भी क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। उन अभिक्रियाओं से हमको क्या मिलेंगे, उत्पाद मिलेंगे। तो आज हमको क्या करना है, जितने भी इसके रासायनिक गुण हैं उन्हें समझना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई, कार्बनिक यौगिक जो हैं क्या करेंगे, दहन करेंगे। क्या करेंगे भाई, दहन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उनकी अभिक्रिया बढ़ेंगे ऑक्सीकरण के साथ। यानी कि क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम इस पोर्शन में उसको सीखेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपका संकलन क्या होता है, या फिर हम यूं कहें कि संयोजन अभिक्रिया जो है वो कार्बनिक यौगिक जो है वो किस तरीके से उसे प्रदर्शित करते हैं। और अंत में सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो बात यहां तक आ गई समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली अभिक्रिया, यानी कि कार्बनिक यौगिक जो है उनका क्या करा देंगे, हम दहन करा देंगे। क्या कराएंगे, दहन कराएंगे। तो हम देखेंगे कि दहन करने के बाद हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो जब भी आप क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का दहन करेंगे, यानी कि वायु की उपस्थिति में उन्हें जलाएंगे। ये तो हमें पता ही है दहन का मतलब क्या होता है भाई, वायु की उपस्थिति में जलाना। और दहन का मतलब क्या होता है भाई, सीधा सीधा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। ठीक, तो वायु में कौन है भाई, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जब आप कार्बनिक यौगिकों का या कार्बन का दहन कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है भाई, बहुत ज्यादा प्रकाश मिलने वाला है, ऊष्मा मिलने वाली है। और चूंकि कार्बन है इसलिए क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलने वाली है। तो आप यह देखो, कार्बन जो है जब भी ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, कार्बन का दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। भाई जलाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। और जो जलता है वो कौन है, कार्बन। तो भाई सीधी सीधी बात है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या मिल रही है, ऊष्मा भी मिल रही है, और आपको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। अब ये तो कार्बन था। अब हम क्या करें, कार्बनिक यौगिकों को ले ले। तो कार्बनिक यौगिक मतलब हो गया आपका मेथेन ले लो, एथेन ले लो, यानी कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का कोई भी समूह ले लो। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हमने यहाँ पे कौन लिया है, मेथेन। कौन लिया है भाई, मेथेन। और ये जो मेथेन है ये कैसा यौगिक है, आपका संतृप्त यौगिक है, क्योंकि क्या है, एकल बंध द्वारा बंधित है। कैसा बंधित है भाई, एकल बंध द्वारा बंधित है। और कौन से समूह का है भाई, ये एल्केन। कौन से समूह का है, एल्केन समूह का है ये
सदस्य है। बात यहाँ तक आ गई समझ में? तो देखो, जब मीथेन का आप क्या करा रहे हो, दहन करा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हो, तो हमें पता है प्रकाश मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आप देखो, प्रकाश, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड हमको क्या मिल रहा है, मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर मिल रहा है। तो बात समझ में आ गई भाई कि क्या हो रहा है, जब भी कार्बन लेंगे, जब भी कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक हम लेंगे और क्या कराएंगे, दहन, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो क्या मिलना चाहिए हमको, ऊष्मा मिलनी चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलना चाहिए भाई, ऊष्मा मिलनी चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलना चाहिए। शेष अब जो भी बचेगा वो हमारे पास यहाँ पर जल है, तो जल हमें यहाँ पर मिल गया। अगला उदाहरण अगर हम ले या अगली अभिक्रिया के विषय में बात करें, तो हमने यहाँ क्या लिया है भाई, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हैं हम, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ। और अब पीछे आप देखो, यहाँ पर OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, OH। और जब OH होता है तो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, एल्कोहल है। बिल्कुल, एल्कोहल में क्या लगता है भाई, अनुलग्न ऑल लगता है। तो ये आपका एथेनॉल हो गया। क्या नाम हो गया इसका, एथेनॉल। अब एथेनॉल जो है क्या है, आपका कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की क्या है, श्रृंखला है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं। किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन से। क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। तो हमारे दिमाग में फिट कर लो कि भाई जब भी क्या होगा, कार्बन या कार्बनिक यौगिक क्या करेंगे, दहन करेंगे, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश हमको क्या होगा, मिलेगा। तो ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा ऊष्मा और प्रकाश। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो जो शेष बचता है, जल बच सकता है और हाइड्रोकार्बन की कोई श्रृंखला बच सकती है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बात समझ में आ गई। दहन से हमें क्या मिल रहा है, याद रखना है, ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल रहा है, ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं, प्रयोग की तरफ, क्योंकि बिना प्रयोगों के हमारी कक्षा कैसी हो जाती है, अधूरी। तो देखते हैं आज हमारे पास प्रयोग में क्या है। भाई देखो, एक स्पैचुला मतलब जिसमें आप कोई भी सामान रख करके गर्म करोगे, या कोई भी तत्व जो है आपके पास, या पाउडर जो भी है, उसको रख के आप गर्म करोगे, चम्मच जैसी जो संरचना है। एक एक करके कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे नेफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल को जलाने से क्या प्रेक्षण आपको प्राप्त होते हैं। क्या करना है, एक स्पैचुला लेना है, आप समझो एक चम्मच ले ली, ठीक है। अब इस चम्मच में एक बार क्या करें, नेफ्थलीन ले लें, एक बार क्या करोगे, कैम्फर ले लो, और एक बार क्या करेंगे आप, अल्कोहल ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, बर्नर चालू करेंगे, स्पैचुला को उस पे रखेंगे और क्या करेंगे, गरम करेंगे। हमको ये देखना है, जब नेफ्थलीन को रखा था तो कौन सी ज्वाला निकली थी, धुआं निकला था या नहीं निकला था। जब हमने कैम्फर को रखा तब कौन सी ज्वाला निकली, धुआं निकला या नहीं निकला। और जब अल्कोहल को रखा तब कौन सी ज्वाला निकली, और इसमें भी धुआं निकला या नहीं निकला। तो चलिए कर लेते हैं प्रयोग। हमने क्या करा भाई, ये रहा हमारा बर्नर, और बर्नर पे हमने क्या करा, स्पैचुला। इस स्पैचुला पे एक बार हमने रख दिया नेफ्थलीन, एक बार रख दिया आपका कैम्फर, और एक बार रख दिया हमने अल्कोहल। अब क्या हुआ, ये जो अल्कोहल है आपका, ये है आपका संतृप्त यौगिक। भाई है कि नहीं, ये तो पता ही है हमें कि अल्कोहल जो है वो कैसा है, आपका संतृप्त यौगिक है, सब एकल बंध द्वारा बंधित है। कैसा बंधित है भाई, एकल बंध द्वारा। और जब एकल बंध से बंधित होता है तो कैसा हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। और जो संतृप्त होता है वो किस ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, स्वच्छ ज्वाला के साथ वो जलता है। बात यहाँ तक आ गई समझ में, समझ आ रहा है भाई। हो क्या रहा है, आपके पास कितनी चीजें हैं, एक आपके पास कौन है, अल्कोहल है, ठीक, एक आपके पास कौन है, कैम्फर है, ठीक है।
और एक आपके पास कौन है, नेफ्थलीन है। ठीक, अब ये तीन चीजें आपके पास हैं। अब क्या है कि ये जो एल्कोहल है आपका, ये एकल बंध द्वारा बंधित है। किसने बंध द्वारा बंधित है, एकल बंध द्वारा बंधित है। तो क्या हो गया, ये आपका संतृप्त हो गया। कैसा हो गया, ये संतृप्त यौगिक ये हो गया। अब जब ये संतृप्त हो गया तो ये कैसे ज्वलेगा, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा। और स्वच्छ ज्वाला का मतलब क्या हो गया, नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैसी ज्वाला के साथ जलेगा, नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैम्फर और नेफ्थलीन जो है आपके असंतृप्त यौगिक है। कैसे है भाई, असंतृप्त यौगिक। बात समझ में आ रही है। अब असंतृप्त है तो धुआं भी देंगे। ठीक, और ज्वाला कौन सी होगी, पीली ज्वाला के साथ ये जलेंगे। बात यहां तक आ गई समझ में, क्लियर हो गया है। यानी अल्कोहल संतृप्त है, नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैम्फर नेफ्थलीन असंतृप्त है, धुआं देंगे, कालिख जैसा वो लौ निकलेगी और पीली ज्वाला के साथ ये क्या होंगे, प्रज्वलित होंगे। तो हमारे पास ये जो प्रेक्षण है क्या कह रहे हैं कि कैम्फर और नेफ्थलीन कैसे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अतः क्या होगा, पीली लौ के साथ जलते हैं और अवशेष छोड़ते हैं। कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि भाई ये जो आपका बर्नर है इसके ऊपर आपने ये जो स्पैचुला रखी और यहाँ पर आपने नेफ्थलीन या कपूर रख दिया। अब आपने क्या करा है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दो, तो जो भी ज्वाला जलेगी ना वो इस प्लेट पर क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको देख करके पता लगा लेंगे। तो हमने पता लगाया कि ये कैसा है भाई, पीली लौ के साथ जलता है और क्या कर रहा है, अवशेष भी छोड़ रहा है। मतलब वो कालिख जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, चिपक गई। लेकिन एल्कोहल कैसा है, संतृप्त है। कैसा है, संतृप्त है और स्वच्छ नीली लौ के साथ जलता है। कैसा जल रहा है, स्वच्छ नीली लौ के साथ ये जल रहा है। बात यहां तक आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं और करते हैं एक और प्रयोग कक्षा में। क्या कर रहे हैं, एक और प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। और अब क्या है प्रयोग के अंदर कि एक बर्नर आपने ले लिया और इस बर्नर पर क्या करा, वायु छिद्र उपस्थित है भाई। अब ये जो बर्नर है इस पर क्या है, वायु छिद्र को व्यवस्थित किया है आपने कि आप अपनी इच्छा अनुसार इसे खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई क्या हो, जब आप इस बर्नर को जलाओगे तब क्या हो कि भाई कभी तो पीली ज्वाला मिल रही है और कभी नीली ज्वाला मिल रही है। तो आप हमें ये बताओ कि कब पीली ज्वाला मिलेगी और कब नीली ज्वाला मिलेगी। आपको प्रयोग समझ में आ गया। करना क्या है, हमारे पास है एक बर्नर और उस बर्नर में क्या है, एक छिद्र है। अब जैसे ही हम छिद्र को खोलेंगे तो वायु का जो आदान प्रदान है वो चालू हो जाएगा। छिद्र आप बंद कर दोगे तो वायु का जो आदान प्रदान है या आवागमन है कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमने जब बर्नर जलाया एक बार हमको पीली ज्वाला मिली, एक बार नीली। अब हमको जानना ये है कि पीली तो ज्वाला कब मिली और नीली ज्वाला मिली तो वो कब मिली। बात यहां तक समझ में आ गई। तो चलिए कर लेते हैं। हमने क्या करा, वायु छिद्र को क्या करा, खुला छोड़ दिया। यहाँ पर ये क्या है, वायु छिद्र व्यवस्थित हमने किया है और इसे हमने क्या किया, खुला छोड़ दिया। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही वायु क्या हुई, यहाँ से प्रवेश करी और इस चिमनी में जाकर के मिल गई। अब क्या हुआ, ज्वाला जली। जैसे ही ज्वाला प्राप्त हुई तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नीली ज्वाला आपको प्राप्त हो रही है। कौन सी ज्वाला यहाँ मिल रही है, नीली। कब मिल रही है, जब आपका ये जो छिद्र है वो कैसा है, खुला है। यानी वायु का जो आवागमन है वो कैसा है, सुचारू रूप से चालित है। बात समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है भाई, पूर्ण दहन है। कैसा दहन है, ये पूर्ण है। क्यों है भाई, क्योंकि वायु जो है वो क्या कर रही है, आवागमन उसका चालू है। वायु जो है, छिद्र जो है वो कैसा है, खुला हुआ है। इसलिए स्थिति कैसी हो गई, पूर्ण दहन की स्थिति हो गई। बात समझ में आ गई। यानी पूर्ण दहन होगा तब आपका छिद्र खुला हुआ है, इसलिए पूर्ण दहन हुआ। इसलिए क्या हुआ, आपको नीली ज्वाला यहाँ पर मिली। इसका मतलब छिद्र बंद होगा तब कौन सी मिलेगी, पीली ज्वाला आपको मिलेगी। तो इसका प्रेक्षण क्या कहता है कि पूर्ण दहन यहाँ पर हुआ।
कार्बन को यानी कि कार्बनिक जो ये यौगिक है, इसको जब हमने क्या करा, दहन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त हुई, ऊष्मा मिली है भाई, और प्रकाश मिला है, तभी तो ज्वाला क्या हुई, प्रज्वलित हुई, साथ में हमको जल मिला। ज्वाला कौन सी थी, नीली ज्वाला। कौन सी ज्वाला थी, नीली ज्वाला के साथ ये प्रज्वलित हुआ। अब पीली कब मिलेगी, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। अब छिद्र को क्या कर दिया, बंद करा, तो देखो यहाँ पर कौन सी ज्वाला आपको मिली है, पीली ज्वाला आपको यहाँ पर मिली है। जब छिद्र खुला था तो कौन सी मिली थी, नीली मिली थी। अब छिद्र बंद है तो कौन सी मिली है, पीली मिली है, यानी अपूर्ण दहन हुआ है। प्रेक्षण क्या कहते हैं कि अपूर्ण दहन यहाँ पर हुआ है। जब आपने मेथेन को क्या कराया, दहन कराया, तो अब कौन मिला है, कार्बन मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली है, जल यहाँ पर आपको मिला है, और पीली ज्वाला भी क्या हुई, प्राप्त हुई। तो निष्कर्ष क्या कहता है भाई, निष्कर्ष ये कहेगा कि आपने जब क्या किया, छिद्र खोला, तो क्या हुआ, पूर्ण दहन हुआ। पूर्ण दहन की स्थिति में आपको नीली ज्वाला मिली, स्वच्छ ज्वाला मिली। लेकिन जब आपने छिद्र को बंद कर दिया, वायु का जो क्या है, आवागमन रुक गया, इसलिए आपका दहन जो है वो पूर्ण नहीं हुआ। अपूर्ण दहन के कारण आपको कार्बन मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, और पीली ज्वाला मिली। लेकिन अब क्या होता है, जब अपूर्ण दहन हुआ है, तब क्या होता है, कार्बन के कण जलते हैं, और जब कार्बन के कण जलते हैं तो पीली ज्वाला कैसी होती है, चमकदार होती है। इसीलिए नीली जो ज्वाला है उससे ज्यादा चमकदार ज्वाला कौन सी है, आपकी पीली ज्वाला है। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, वायु का छिद्र खुला होने पर पूर्ण दहन होता है, इसलिए नीली ज्वाला आपकी यहाँ उत्पन्न हो रही है। पर छिद्र अगर आपने बंद कर दिया तो आपका दहन जो है वो पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए कौन सी ज्वाला उत्पन्न हुई, पीली ज्वाला यहाँ पर क्या हो गई, उत्पन्न। नीली ज्वाला से ये क्या करती है, कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। नीली ज्वाला क्या करेगी, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगी, क्योंकि पूर्ण दहन हुआ है। लेकिन यहाँ अपूर्ण दहन हुआ है, तो क्या होगा, आपको पीली ज्वाला मिलेगी, जो कि कम ऊर्जा यहाँ पर हमको देगी। आगे देखिए, कार्बन के कण गर्म होने पर पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, इसलिए ये जो पीली ज्वाला है ये क्या होगी, नीली ज्वाला से चमकदार होगी, ज्यादा चमकीली होगी, ज्यादा आपको प्रकाश उत्पन्न करेगी। बात यहां तक आ गई समझ में, दो प्रयोग हमने पढ़ लिए हैं, क्लियर चल रहा है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं मुख्य तथ्य। और हमारा मुख्य जो तथ्य है वो क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है भाई, संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। पर जो संतृप्त है वो कैसे जलते हैं, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। और जो असंतृप्त होते हैं वो कैसे जलते हैं भाई, कालिख के साथ जलते हैं, आपको धुआं भी देते हैं और पीली ज्वाला के साथ ये यहाँ पर जलते हैं। अब लेकिन क्या हो कि संतृप्त यौगिक है आपके पास और आप उसका दहन भी करा रहे हो, पर संतृप्त यौगिक में आप क्या करो, वायु मत दो। ठीक, क्या नहीं देंगे हम, वायु नहीं देंगे, तो संतृप्त यौगिक भी कैसा जलेगा, पीली ज्वाला के साथ जलेगा, क्योंकि वहां पर वायु की उपस्थिति कैसी है, कम है। याद रखना है कि भाई आपका क्या हो रहा है, संतृप्त कैसा जलता है, स्वच्छ जलता है, लेकिन अगर वायु कम है तो कैसा जलेगा, धुआं देगा, कालिख देगा और पीली ज्वाला के साथ ये क्या होगा, प्रज्वलित होगा। बात यहां तक आ गई समझ में, यही लिखा है आपके नोट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं और अब सीखते हैं कोयला और पेट्रोलियम ईंधन जो है वो कैसे आपका बनता है। तो क्या होगा, अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित होते हैं भाई, कहां पर, वातावरण में। अब क्या करें, इनका दहन कराएं। दहन कराने पर आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड का निर्माण होगा। और ये किसके ऑक्साइड बनेंगे, नाइट्रोजन और सल्फर के। काम में कौन लिया था, नाइट्रोजन और सल्फर, तो ऑक्साइड भी किसके बनेंगे, नाइट्रोजन और सल्फर के बनेंगे। और जो कि क्या है, आपका प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक है। बहुत ज्यादा प्रदूषण जब उत्पन्न होता है तो किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से और आपके नाइट्रोजन की वजह से। बात यहां तक आ गई समझ में, यानी अब अगर हमें पता चल रहा है कि यहाँ प्रदूषण हो रहा है
तो समझ जाओ कि वहां पर क्या ज्यादा है, सल्फर और नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो कैसी है, ज्यादा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अब सीखते हैं कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोयले के विषय में। भाई ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था पर्यावरण में कि क्या हुआ कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि जब भूकंप और ज्वालामुखी आया तो क्या हुआ कि पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो क्या हो गए, जमीन में दब गए। अब जब जमीन में दबे तो वहां पर उनको क्या मिला, अत्यधिक ताप दाब मिला और क्या मिला, बहुत सारी गैसें मिली और इस वजह से क्या हुआ, वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। क्या हुआ, देखो वृक्ष फंड तथा पौधे जो हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी के आने से पृथ्वी जब फटी तो पृथ्वी की परतों के नीचे क्या हो गए, वो दब गए, यानी चट्टानों में या जो परतें हैं उनमें क्या हो गए, दब गए। अब इस वजह से वहां क्या हो गया, अत्यधिक ताप और दाब की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस वजह से क्या हुआ, उनका तो क्षय होना शुरू हुआ और वो किस में परिवर्तित हो गए, आपके कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इससे क्या हुआ, कोयले का निर्माण यहाँ पर हमारे पास हो गया। किस तरीके का ईंधन हुआ है, ये जीवाश्म ईंधन है, जीवों से हमको प्राप्त हुआ है। तो क्या है ये, जीवाश्म ईंधन। अब पेट्रोलियम कैसे बना हमारे पास, तो लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ, पौधे और जीव जो है वो मृत हो गए और कहाँ चले गए, समुद्र की गहराई में या समुद्र के तल में वो डूब गए। अब जैसे ही समुद्र के तल में वो डूबे तो वहां पर वो कैसे थे, मृत अवशेष के रूप में थे। अब ये जो मृत अवशेष है इस पर क्या हुआ, एक तो बैक्टीरिया ने आक्रमण कर दिया और क्या लगा, दाब वहां पर लगा। जैसे ही ये दोनों क्रियाएं संपन्न हुई हमें क्या मिल गया, तेल और गैस का निर्माण वहां पर हो गया। वे समुद्र तल में तो कौन होंगे, बैक्टीरिया ही होंगे वहां पर। ठीक, अब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं ने क्या करा, उन मृत अवशेषों पर क्या करा भाई, दाब भी डाला और क्या करा कि आक्रमण भी किया। इससे क्या हुआ, वहां पर तेल और गैस का निर्माण हुआ और हमें क्या मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि ये जो पेट्रोलियम है ये भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जीवों से आपको प्राप्त हुआ है। क्लियर चल रहा है। चलो आगे अब बात करेंगे हम ऑक्सीकरण के विषय में। पहली कौन सी पढ़ी थी हमने, दहन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, दहन यानी कंबशन। और क्या करा था भाई, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई थी तो हमको क्या मिल गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऊष्मा और प्रकाश। अब उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण के विषय में। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी जो भी कार्बनिक यौगिक हमारे पास है उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। जैसे ही ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास संपन्न हो जाएगी। यानी कि क्या हो मेरे पास कि कोई भी कार्बनिक जो है मेरे पास यौगिक हो, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि मेरे पास कौन है, कार्बनिक यौगिक। अब क्या हो, मुझे ऑक्सीजन जोड़नी है तो मैंने क्या करा, यहाँ ये इस तरीके से ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक, अब क्या करो, ऑक्सीजन को जोड़ने वाले कारकों को लिखना पड़ेगा तब जाकर के ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो ऑक्सीजन को जो जोड़ने वाले कारक हैं वो कौन है, आपका क्षारीय KMnO4 या फिर हम कहें K2Cr2O7। भाई कौन है, क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 यानी कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाई, दो यानी डाइक्रोमेट। क्लियर हो गया। अब जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन जो जुड़ी हुई क्या मिलेगी, कार्बनिक यौगिक हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया, करना क्या है हमको, समझ में आ गई बात। यानी जो भी कार्बनिक हमारे पास यौगिक है उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीकरण हमारे पास यहाँ पर कहलाएगा। ठीक, अब उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है हमारे पास।
क्लियर है? तो प्रयोग में क्या है हमारे पास, एक परख नली है। इस परख नली में 3 ml आपने एथेनॉल लिया है, यानी क्या कौन लिया है, C2H5OH, 2 कार्बन यानी कि एथ, और OH लग रहा है तो एथेनॉल। और क्या लिया है, पोटेशियम पर मैग्नेट आपने यहाँ पर लिया है, 5% लिया है, उसको क्या कर रहे हो, एक एक बूंद करके डाल रहे हो, यानी आपके पास एक परख नली है, इसमें आपका एथेनॉल है, ये आपका क्या हो गया, ड्रॉपर हो गया है। इस ड्रॉपर से आप क्या कर रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट यानी आपका KMnO4 जो है वो डाल रहे हो। अब आपको देखना है कि जब आप ये डालते हो तो क्या प्रेक्षण आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कार्बनिक यौगिक ये रहा, और क्या कर रहे हैं, KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास जुड़नी चाहिए। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। तो चलिए देखें आगे क्या हो रहा है। ये रहा भाई, एथेनॉल की परख नली है, उसको जल से भरे बीकर में क्या करना पड़ेगा, पहले हमको गर्म करना पड़ेगा। तो ये रही हमारे पास एथेनॉल की परख नली, ये रहा जल से भरा हुआ बीकर, और मैंने क्या करा, ये परख नली को उठा करके इस बीकर में डाल दिया, बर्नर को चालू किया, और इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। अब जब गर्म कर लिया उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम वो जो 5% हमने कौन लिया था, आपका पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, इस पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप से एथेनॉल के अंदर डाल रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा हम डाल रहे हैं। अब क्या प्रेक्षण प्राप्त होगा, तो क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि यहाँ पर कोई कलर विद्यमान नहीं होगा, भाई कोई कलर इसका परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे KMnO4 का रंग पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। लेकिन अब क्या करें, आधिक्य में डाल दो आप, यानी क्या करो, या भी 2-3 बूंद डाल रहे थे, अब क्या करो, बहुत सारा डालो, तो क्या होगा, इसका कलर जो है वो क्या होगा, विलुप्त नहीं होगा। क्या होगा, इसका कलर विलुप्त नहीं होगा। पहले तो कलर विलुप्त हो गया था, अब जो कलर है वो विलुप्त नहीं होगा। एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी क्या हुआ, एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया, किसमें भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कैसे हुआ देख लेते हैं। ये रही हमारे पास एल्कोहल यानी कार्बनिक कंपाउंड, यानी आपका कार्बनिक यौगिक एथेनॉल, 2 कार्बन, पीछे OH लग रहा है जो कि एल्कोहल समूह का है, उसका अनुलग्न कौन है, OH है, इसलिए क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। अब ऑक्सीजन से क्रिया करवाई हमने, यही करा था। जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमारे पास कौन था, KMnO4। तो ये जो आपका एथेनॉल है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, 2 कार्बन इसलिए एथ, और पीछे क्या लग रहा है, COOH, कार्बोक्सिलिक समूह लग रहा है, इसलिए ओइक अनुलग्न लग के एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 1, अब यहाँ देखो कितनी हो गई, 2, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। ऑक्सीजन जुड़ती है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ये कौन है भाई, ऑक्सीकारक एजेंट है, यानी कि कौन है, जो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या बोला था, कार्बनिक आपके पास यौगिक है, ऑक्सीजन से क्रिया कराओ, ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होगा। KMnO4 की उपस्थिति में आपने क्या करा, गर्म करा था, क्रिया कराई, तो क्या हो गया, एल्कोहल किस में परिवर्तित हो गया, एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं और आप समझते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि आपका KMnO4 अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि आपका K2Cr2O7 क्या करता है, एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देता है। तो एल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो गया, परिवर्तित वो हो गया। क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं और अब करते हैं तीसरी अभिक्रिया, जो कि क्या है, संकलन अभिक्रिया यानी आपकी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है भाई, संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें,
असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन हमको ऐड करना है, हाइड्रोजन के परमाणुओं को ऐड करना है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होंगे तो असंतृप्त से कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संतृप्त। अब ये यूं तो नहीं होगा, तो किसकी उपस्थिति में ये होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये होगा। हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास कौन है, असंतृप्त यौगिक है। अब असंतृप्त का मतलब कौन हो गया, या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या करो, इसके अंदर आपको जोड़नी है हाइड्रोजन। ठीक, जैसे ही आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये किसमें परिवर्तित होना चाहिए, संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित ये होना चाहिए। अब जब ये संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित होगा मतलब किसमें बदलेगा, एकल बंध में ये निर्मित होना चाहिए, यानी एकल बंध में ये परिवर्तित होना चाहिए। अब हाइड्रोजन अगर आप असंतृप्त यौगिकों में जोड़ रहे हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण। अब ये यूं तो होगी नहीं, होगी क्या, ये यूं नहीं होगी, उत्प्रेरक देना पड़ेगा। और कौन सा उत्प्रेरक देंगे, निकल या फिर पैलेडियम देंगे। कौन सा देंगे, निकल या फिर पैलेडियम। तो आपकी संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, असंतृप्त यौगिक है, हाइड्रोजन जोड़ना है, उत्प्रेरक कौन सा है, निकल या फिर पैलेडियम। तो क्या बदलेगा, संतृप्त यौगिकों में ये बदलेगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, एकल बंध में ये परिवर्तित हो जाएंगे। यही कह रहा है, असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिकों में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। इसे आपकी संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया जो है हम ये कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है और हमने यहाँ कौन से उत्प्रेरक लिए हैं, निकल और पैलेडियम आपने यहाँ पर क्या किया है, काम में लिया है। तो देखिए पैलेडियम यानी आपका हो गया है पीडी, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। पैलेडियम का मतलब हो गया है पीडी और आपका निकल हो गया है एनआई। कि उस उपस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं। यानी आपके पास ये देखिए कार्बन यहाँ किससे बंधित है, द्विआबंध से बंधित है। किसमें परिवर्तित करना है, एकल बंध में परिवर्तित करना है। ये अभी किस अवस्था में है, आपके पास असंतृप्त अवस्था में है। किस अवस्था में है ये, असंतृप्त अवस्था में। अब इसको संतृप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम एकल बंध बनाना शुरू करेंगे। और एकल बंध किसकी उपस्थिति में बन रहा है, निकल उत्प्रेरक ले लो या फिर पैलेडियम ले लो। तो हाइड्रोजन अगर जुड़ गई तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये एकल बंध में। अच्छा, अगर हाइड्रोजन यानी H लिखा है तो हाइड्रोजन, और अगर R दिख रहा है यानी यहाँ कौन है, एल्किल ग्रुप है, यानी एल्किल समूह है। एल्किल समूह का मतलब क्या हो गया भाई, आपके पास CH4 होता है तो क्या पढ़ते हैं, इसको एल्केन पढ़ते हैं। अब अगर CH3 हुआ तो क्या पढ़ेंगे, इसको मेथिल पढ़ेंगे। भाई एल्किल यानी क्या पढ़ेंगे, इसको एल्किल। कैसे, देखो CH4 को तो आप क्या कहते हैं, मेथेन। क्या कहते हैं, मेथेन। अब यहाँ एक कार्बन कम है, CH3 है, तो क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथिल। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, हम R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक बंध तो कार्बन के साथ निर्मित है ना, तो 3 ही तो बचे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये मेथिल बन सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पर, यानी एल्किल ग्रुप। R किसको प्रदर्शित करता है, एल्किल समूह को ये प्रदर्शित करता है। तो द्विआबंध था, हाइड्रोजन जोड़ा आपने, एकल आबंध यहाँ पर बना लिया। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं और अब क्या देखते हैं कि भोजन जब पकाते हैं तो असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग हमको करना चाहिए। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं और अब करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, प्रतिस्थापन। क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो भाई किसका करना है, संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा
प्रतिस्थापित किया जाता है तो क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। कर क्या रहे हैं? ये संतृप्त आपका यौगिक है। अब इसे क्या करना है? किसी अन्य यौगिक या परमाणु से क्या कर रहे हो? प्रतिस्थापित कर रहे हो। यहाँ कौन है? क्लोरीन। अब जब इससे प्रतिस्थापित करेंगे तो जो बनने वाला है आपका, उसको क्या कहेंगे हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा ये संपन्न हुआ है। कैसे संपन्न हुआ? देखो, आपके पास यहाँ पर CH4 है, ठीक। अब इसको हम क्या करें? खोल के लिख लेते हैं। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? CH4, यानी कि आपका कौन है? मेथेन है। कौन है ये? मेथेन है। कैसा है ये? संतृप्त है। क्यों संतृप्त है? क्योंकि कैसा बंधा है? एकल बंध द्वारा बंधित है। किस बंध द्वारा बंधित है? एकल बंध द्वारा ये बंधित है। अब क्या करो? आप क्लोरीन से अभिक्रिया कराओ। किससे अभिक्रिया हो रही है? क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है। किसकी उपस्थिति में हो रही है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो ये वाला जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये इस हाइड्रोजन को लेकर के कहाँ चला जाएगा? बाहर। और आप ये देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है वो इसकी जगह आ जाएगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? CH3Cl प्लस क्या मिला हमको? HCl। क्या मिल गया है? HCl। बात आ गई यहाँ तक समझ में? यही मिला था क्या? तो ये देखो, ये आपका मेथेन है, क्लोरीन से क्रिया हो रही है, तो एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो बाहर निकल गया। बात यहाँ तक आ गई समझ में? यहाँ ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये कौन है? आपका विषम परमाणु है। कौन है ये? विषम परमाणु। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो मेथेन से हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन यहाँ पर कर रहा है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीख लिया? हमने सारे रासायनिक गुण सीख लिए। क्या सीख लिए? सारे रासायनिक गुण। पहला हमने दहन सीखा, फिर हमने ऑक्सीकरण सीखा, उसके बाद संयोजन और फिर हमने प्रतिस्थापन। तो क्या सीखा था दहन में? दहन में हमने कहा था कि कार्बन जब भी क्या करेगी? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में देगी ऊष्मा और क्या देगी? प्रकाश यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये रही भाई, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पे आपको दे रही है। ऑक्सीकरण में हमने बात करी थी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हमारे पास है, उसमें क्या करना है? ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण हमारे पास हो जाएगा। तो किसकी उपस्थिति में किया था हमने? अम्लीकृत K2Cr2O7 और क्षारीय KMnO4, दोनों कैसे हैं? ऑक्सीकारक हैं, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं। तो एथेनॉल लिया था और एथेनोइक हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया था? बन गया था। उसके बाद हमने बात करी थी संकलन अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया की। तो आपका असंतृप्त यौगिक था, निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में जब क्रिया कराई थी तो क्या मिल गया था? संतृप्त मिल गया था। और R को हम क्या कहते हैं? आपका एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। फिर हमने बात करी थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, और संतृप्त यौगिकों को किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। हमने मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई थी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन बाहर निकल गई थी, उसकी जगह कौन जुड़ गई थी? क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गई थी। क्लियर हो गया? तो भाई अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। संकलन अभिक्रिया निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में यह होती है। प्रश्न संख्या 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ज्वाला के साथ जलते हैं,
कौन सी ज्वाला के साथ जलते हैं? ये असंतृप्त हैं, इसलिए पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जो कि क्या करती है? कालिक उत्पन्न करती है। और अगर संतृप्त होते तो नीली ज्वाला के साथ जलते। कैसी ज्वाला? नीली ज्वाला। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो और क्या कर दो? वीडियो को पॉज। और अभी ये करिए हमने, तो आप भी अपने कॉपी में बिना देखे इसे लिखने का क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। अभी क्या हो रहा है भाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो क्या मिलने वाला है? मेथेन था यहाँ पर आपके पास, और आपने क्या करा है? क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निष्कासित हो जाएगा। क्लियर हो गया है? अब करना क्या है कि इन अभिक्रियाओं को अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।